हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में मचा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ में बायोलॉजी का चैप्टर, क्लास 12 का चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में लिखा है कि अगर कोई जादू यानी कि कोई एलियन किसी डिजिटल गैलेक्सीज या फिर किसी दूर के प्लैनेट से हमें देखे तो वो एकदम अमेज हो जाएगा बाय द ग्रेट नंबर ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि बीटल्स का अराउंड 3 लाख स्पीसीज है, फिशेस की 28,000 स्पीसीज है एंड ऑर्किड्स एंड एंड्स की 20,000 स्पीसीज है। तो सवाल ये उठता है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, यानी डाइवर्सिटी, वेरिएशन, हेट्रोजेनिटी, नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल बट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी एक सेल के अंदर जो माइक्रोमोलिक्यूल है वहाँ से लेके जो डिफरेंट बायोम्स हैं, जैसे सेल के अंदर ही ना जाने कितने तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक इसी तरीके से एक टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक इसी तरीके से करते करते डिफरेंट तरीके के बायोम्स हैं। डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल, राइट फ्रॉम माइक्रोमोलिक्यूल्स टू सेल्स। बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था एक सर ने जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स की होती हैं, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि स्पीसीज सेम है लेकिन उनके अंदर भी उनके अंदर भी जेनेटिकली हम लोग डिफरेंट हैं। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हमारे टिप्स पे होने चाहिए। रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम का एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमालयन रेंज में मिलता है। उससे रिजर्पाइन नाम का एक केमिकल मिलता है। उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में। मतलब क्या यार, अगर वो प्लांट अगर टॉप में उगे तो उसके अंदर का जो केमिकल है वो कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा, और वही बॉटम में उगे तो कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा। मतलब ऐसा डाइवर्सिटी है। नंबर 2, इंडिया में राइस की 50,000 से भी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं और मैंगो की 1,000 से भी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। ये तीनों ही जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल है। स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो वेस्टर्न घाट में मोर ज़्यादा एम्फीबियंस है देन ईस्टर्न घाट। और अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, कोरल लीव्स है, वेटलैंड्स है, स्टूरीज है एंड अल्पाइन मीडोज है। इन कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, जहाँ पे खाली बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो ये तो हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी कितने तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है। ऐसा माना जाता है कि मोर देन 1.5 मिलियन प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्कवर किया गया है। ये इन्वेंटरीज भी मोर कंप्लीट है टेम्परेट रीजन में देन ट्रॉपिकल एरियाज। पहले ऐसा मानते थे कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज है, लेकिन रॉबर्ट मे ने फाइनली एस्टिमेट किया है कि 7 मिलियन स्पीसीज़ का। इनमें से एनिमल्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एनिमल्स चल सकते हैं, भाग सकते हैं, तो अपने शिकारी से बच सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा होते हैं। 70% एनिमल्स है, प्लांट्स अराउंड 22% है। इन प्लांट्स के अंदर फंजाई को भी इंक्लूड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को भी इंक्लूड किया गया है। एक चीज़ याद रखना यार, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम सिर्फ एनिमल्स की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स आर ओनली इंसेक्ट्स। कुछ पाई चार्ट्स दिए हुए हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, उनसे कम अदर ग्रुप्स है, उनसे कम मोलस्क्स हैं और उससे कम क्रस्टेशियंस हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फेस बुक पे राम, यानी कि सबसे ज़्यादा फिशेस हैं, फिर बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स है, फिर एम्फीबियंस है, फिर मैमल्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें जिसमें फंजाई वगैरह आते हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, फंजी है, देन एल्गी है, देन फर्न्स एंड अदर ग्रुप्स, देन मोसेस एंड देन फाइनली लाइकेंस। इसमें प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया, जिसका 3 रीजंस है। तो प्रोकैरियोट्स के लिए कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी नॉट एप्लीकेबल। नंबर 2, कई सारे कल्चरेबल ही नहीं है। एंड नंबर 3, अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस या फिर बायोकेमिकल बेसिस ले भी लें तो इनकी अकेले की स्पीसीज ही मिलियंस में हो जाएंगी। अब हम आते हैं इंडिया के बारे में बात करने। इंडिया के पास पूरे दुनिया के वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है और बायोडाइवर्सिटी 8.1% है, यानी काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। इसलिए हम लोग वन ऑफ द 12th मोस्ट मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं। इंडिया में भी 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और नियरली ट्वाइस एनिमल्स हैं, मतलब डिस्कवर हो चुके हैं। हमें पता है कि खाली 22% ऑफ स्पीसीज डिस्कवर हुए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी
1 लाख स्पीसीज प्लांट्स के और 3 लाख स्पीसीज एनिमल्स के डिस्कवर होना बाकी है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई पैटर्न होता है बायोडाइवर्सिटी का, तो जी हाँ होता है। तो इसमें हमें 2 बात करनी है, एक लैटिट्यूड ग्रेडियंट के बारे में और एक स्पीसीज एरिया के बारे में। पहले हम लैटिट्यूड की बात करते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है। इसके 2 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल एनिमल्स का दिया हुआ है बर्ड्स का, जिसमें कोलंबिया जो नियर इक्वेटर है उसमें 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। इंडिया भी ऑलमोस्ट इक्वेटर में है तो उसमें भी 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। बट न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ है उसमें खाली 105 स्पीसीज हैं। और ग्रीनलैंड जो पोलर एरियाज में आ गया 71 डिग्री नॉर्थ, उसमें 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। इसी तरह एक एग्जांपल प्लांट्स का दिया हुआ है। 2 फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, एक ट्रॉपिकल का इक्वेडोर फॉरेस्ट और एक टेम्परेट का मिड वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए। यहाँ पर वस्कुलर प्लांट स्पीसीज को कंपेयर किया गया है। जो इक्वेडोर फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल एरिया में है वहाँ पर 10 टाइम्स मोर प्लांट्स है देन टेम्परेट रीजन फॉरेस्ट। इसके बाद बात की गई है पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, वो है अपना अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। यहाँ पर करीब 40,000 स्पीसीज प्लांट्स के हैं, 1.25 लाख स्पीसीज इंसेक्ट्स के हैं, अराउंड 3,000 स्पीसीज फिशेस के हैं, अराउंड 1,300 स्पीसीज बर्ड्स के हैं, 427 स्पीसीज एम्फीबियंस एंड बर्ड्स के हैं एंड अराउंड 378 स्पीसीज रेप्टाइल्स के हैं। डोंट वरी, आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा, बार बार से देखते रहिए और एग्जाम से पहले एकदम अच्छे से रिवाइज करके जाना। तो इससे हमें समझ में आता है कि लैटिट्यूड का फ़र्क तो पड़ता है। अब बात आती है कि वाई ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 बहुत सिंपल से रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि ट्रॉपिक्स पे सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, सनलाइट ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो ये भी एक इनडायरेक्ट रीज़न है। नंबर 2, स्पीशिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब समय लगता है न्यू स्पीसीज बनने में। टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते रहते हैं जिस वजह से वहाँ स्पीसीज मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होते रहता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा स्पीसीज बन नहीं पाते हैं। और थर्ड, ट्रॉपिकल रीजन में जो टेम्परेचर सेम रहता है तो एनवायरनमेंट भी सेम रहता है, इसलिए यहाँ स्पीसीज ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। तो ये था यार लैटिट्यूड के बारे में। अब हम बात करते हैं इस स्पीसीज का एरिया से क्या रिलेशन है। तो इसके बारे में बताते हैं जर्मन के एक नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर जिन भाई साहब का नाम है अलेक्जेंडर वॉन ह्यूमबोल्ट। इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगलों में स्टडी की। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ होगा वैसे ही स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज़ होगा, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। और इसलिए इसका जो ग्राफ आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। और अगर हम इसे लॉग स्केल पे मेज़र करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहाँ पर एस है स्पीसीज रिचनेस, ए है एरिया एक्सप्लोर्ड, सी है वाई इंटरसेप्ट एंड जेड है स्लोप ऑफ द लाइन और या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा जितना ज़्यादा जेड का वैल्यू होगा उतना स्टीपर स्लोप होगा और उतनी ही रिच बायोडाइवर्सिटी होगी। स्मॉल एरियाज़ के लिए जेड की वैल्यू 0.1 टू 0.2 होती है, बट बड़े एरियाज़ के लिए 0.6 से 1.2 होती है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है फ्रूट, जैसे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल्स जो बड़े बड़े लार्ज कॉन्टिनेंट्स में हैं, वहाँ पर जेड की वैल्यू 1.15 आती है, साथ में 1.2 के अंदर के रेंज में ही होती है। तो ये हमने बात कर ली बायोडाइवर्सिटी क्या है और कितने हैं और कहाँ इंडिया में कितने हैं, और बायोडाइवर्सिटी के दोनों पैटर्न्स। इतना देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत और कि ये जो डेटा है वो हमें ये जो डेटा है वो IUCN 2004 से मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है टू द इकोसिस्टम, यानी जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी स्टेबल हमारा इकोसिस्टम होगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल कम्युनिटी? तो स्टेबल कम्युनिटी वैसी है जैसे एक स्टेबल लाइफ होती है, यानी कि ईयर टू ईयर वेरिएशन है वो लेस होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए एलियंस स्पीसीज इन्वेजन के लिए, और ओकेशनल मैन मेड डिस्ट्रक्शंस के लिए भी रेजिलियंस या फिर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस बात को डेविड टिलमन जी ने हमें प्रूव किया था। उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन आउटडोर प्लांट्स। इस बात को डेविड टिलमन जी ने हमें प्रूव किया था। उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स करे थे ऑन आउटडोर प्लांट्स और ये बताया था कि जिन प्लांट्स में हायर बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर हायर बायोमास, हायर प्रोडक्टिविटी है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन
और सवाल ये उठता है कि क्या एक दो स्पीसीज कम पड़ जाए तो कोई इशू होगा, कोई मैटर होगा? तो इसका जवाब हमें एक साइंटिस्ट ने दिया, स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट ने दिया, पॉल एयरलिख उनका नाम था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। मतलब कि अगर हम एक प्लेन में बैठे और वहाँ से रिवेट पॉपर्स मतलब स्क्रू निकालना शुरू करें, तो मान लो चेयर्स वगैरह के स्क्रू निकालने से तो प्लेन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी प्लेन के विंग्स के अगर हम नट बोल्ट निकाल दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्रैश हो जाएगा। ठीक इसी तरह स्पीसीज में भी कुछ की स्पीसीज होती हैं जो रिवेट्स ऑन विंग्स के बराबर हैं, जो पूरे इकोसिस्टम फंक्शन को ड्राइव करता है। उनके एक्सटेंशन से मेजर डिफरेंस क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने बात करी कि बायोडाइवर्सिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो जी हाँ दोस्तों, तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जैसे कि पैसिफिक आइलैंड्स में जो ह्यूमंस ने कॉलोनाइजेशन कर लिया, उसकी वजह से काफ़ी स्पीसीज़ का नुकसान हुआ। वहाँ के जो नेटिव बर्ड्स थे, वहाँ के मोर 2000 स्पीसीज़ एक्सटेंट हो चुके हैं ऑलरेडी। IUCN डेटा की अगर हम बात करें तो अभी तक अराउंड 784 स्पीसीज़ एक्सटेंट हुए हैं, जिसमें से 357 स्पीसीज़ ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हैं एंड 338 स्पीसीज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जो एक्सटेंट हो गए लास्ट 500 ईयर्स में। इनफैक्ट लास्ट 20 ईयर्स में 27 स्पीसीज़ ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुकी है। रिसेंट एक्सटिंक्शंस की बात करें तो डोडो फ्रॉम मॉरिशियस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ फ्रॉम रसिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर जैसे कि बाली, जावन एंड कैस्पियन। ये सारे स्पीसीज एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से एक्सटेंशंस हो रहा है। इनफैक्ट 15,500 स्पीसीज जो कि फेस कर रहे हैं ग्रेट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। इसमें बर्ड्स की 12% रिस्क है, इसमें बर्ड्स का 12% रिस्क है, जिम्नोस्पर्म की 31% रिस्क है, 23% मैमल्स हैं एंड एम्फीबियंस को हाईएस्ट रिस्क है 32% का। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस एंड कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। लेकिन उससे पहले अभी तक 5 मास एक्सटेंशंस हुए हैं और जो 6th एक्सटेंशन होगा वो भी होगा हमारी वजह से, मैन मेड। और ह्यूमन के कारण जो एक्सटेंशन हो रही है उसका रेट 100 to 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है देन प्री हिस्टोरिक मैन मेड कंपेरिजन के मुकाबले। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द 4 कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन्हें हम चंडायर चौकड़ी या फिर द एविल क्वाड्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब घर तोड़ देना या फिर टुकड़े टुकड़े कर देना। इसके बाद एलियन स्पीसीज का इन्वेजन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड लास्ट एंड नॉट द लिस्ट जो है को एक्सटेंशन। तो चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द 4 कॉजेस। सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मेजर कॉज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। पहले रेन फॉरेस्ट अर्थ पर 14% लैंड सरफेस एरिया कवर किया, बट नाउ नॉट मोर देन 6%। अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ अमेजोन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से पेड़ की कटाई हो रही है और इसके भी 2 रीजन्स हैं। पहला कि सोयाबीन की खेती, नंबर टू दे आर कन्वर्टेड टू ग्रास लैंड्स फॉर रेजिंग बीफ एंड कैटल्स। यही नहीं, पॉल्यूशन के कारण से भी लैंड एरिया है ना वो डिग्रेड हो सकता है। जब हम बड़े एरियाज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसके कारण मैमल्स या बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए रहने के लिए दे आर अफेक्टेड। एंड नंबर 2 ऐसे एनिमल्स जिनकी माइग्रेटरी हैबिट्स हैं दे आर ऑल्सो अफेक्ट। सेकेंड आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब हमारी नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब हमारा नीड्स ग्रीड में टर्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे मरीन स्पीसीज है जिनको ओवर एक्सप्लॉयट किया गया है और उस कारण से ट्रेडिंग के लिए वो एक्सटेंट हो चुके हैं। इवन हम लास्ट 500 ईयर्स की बात करें तो स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन, इनको भी ओवर एक्सप्लॉयट किया गया है एंड दे आर एक्सटेंट। नंबर 3 आता है यहाँ पे को एक्सटेंशन, मतलब कि अगर एनिमल्स के बीच में ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, मतलब एनिमल्स एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कोई होस्ट फेस्ट एक्सटेंट हो गई तो उसके पैरासाइट भी एक्सटेंट हो जाएंगे। और प्लांट पोलिनेटर में भी ऐसे ही होता है, अगर पोलिनेटर एक्सटेंट हो गया तो प्लांट एक्सटेंट हो जाएगा, अगर प्लांट एक्सटेंट हो गया तो पोलिनेटर भी एक्सटेंट हो जाएगा, ऐसा होता है। इसके बाद 4 कॉज है इन एलियन स्पीसीज इन्वेजन। यहाँ पर हमें 5 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नंबर 1 इकॉर्निया, इसमें हमें 5 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नंबर 1 वाटर हाइसिंथ, जिसे हम इकॉर्निया बोलते
नंबर 2 लैंडाना, नंबर 3 कैरेट ग्रास या पार्थेनी। ये तीनों प्लांट्स हैं जो एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं एनिमल्स के। पहला अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है, जिसे बोलते हैं क्लैरियस गैरीपाइनस। ये एक्वाकल्चर किया जा रहा है इसके प्रोडक्ट्स के लिए, और ये हमारे इंडिजीनियस रिवर्स में जो छोटी छोटी स्मॉल फिशेस हैं उनको ख़त्म कर रहा है। फिफ्थ हमें याद रखना है ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में नाइल पर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि वहाँ के नेचुरली प्रेजेंट फिशेस हैं उनको ये ऑलरेडी ख़त्म, मोर देन 200 स्पीसीज़ को ख़त्म कर चुके हैं। तो ये थी 4 मेन कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब सवाल आता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए और कैसे कंजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इनके 3 रीजंस हैं। पहला कि अगर हम थोड़ा नैरो होकर सोचें तो उनसे हमें पैसा मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलता है, और हम थोड़ा सोच को थोड़ा बड़ा करके सोचें, मतलब ब्रॉडली यूटिलाइज करके सोचें, तो उनसे हमें सर्विसेज मिलती है। और अगर किसी स्पीसीज से हमें कोई बेनिफिट नहीं भी मिल रहा, ना कोई सर्विस मिल रहा है, ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो भी एथिकल और मोरल ड्यूटी है कि हम उसे नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन करें। अब हम बात करते हैं एथिकल रीजंस की। अब हम बात करते हैं नैरोली यूटिलियन की डिटेल में। नैरोली यूटिलियरियन मतलब जहाँ पे हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे हमें एक ट्रिक याद रखना है, CID F3। इसमें आ गया हमारा जैसे कि F फूड, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। देन फायरवुड आ गया, देन फॉदर आ गया। C से कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया। I से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे परफ्यूम्स, रेजिन्स, डाई एक्सेट्रा, डाइस और ड्रग्स। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में 25% से ज़्यादा ड्रग्स हैं वो प्लांट से बनते हैं। इसी तरीके से लगातार मॉलिक्यूलर लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे या फिर जेनेटिक लेवल पे, मतलब नए नए अच्छी स्पीसीज को खोजने को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। अब हम आते हैं ब्रॉडली यूटिलियरियन पे। ब्रॉडली यूटिलियरियन में आते हैं सर्विसेज जैसे कि पोलिनेटर्स। पोलिनेशन होता है बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स एक्सेट्रा। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन मिल। अमेजन को फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोल। 20% ऑक्सीजन इसी से मिलती है पूरे वर्ल्ड को। एंड थर्ड एस्थेटिक प्लेजर जो हमें मिलता है बुलबुल का गाना सुनकर, एक फ्लावर को सूंघ कर, या थिक फॉरेस्ट फूड से गुजरते हुए। एंड थर्ड एथिकल रीज़न हो जाएगा। एथिकल मतलब ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इसे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें। अब हम आते हैं हाउ शुड वी कंजर्व। हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को क्यों सेव करना है, एंड नाउ कि हमें कैसे सेव करेंगे। 2 तरीके हैं सेव करने के, एक है इन सिटू कंजर्वेशन एंड दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब है ऑन साइट, जहाँ पर उसका घर है और वहीं पे उनको सेव कर देना। जैसे कि सेव द टाइगर, सेव द इंटायर फॉरेस्ट। इनके अंदर सैक्रेड ग्रोव्स आते हैं, इनके अंदर बायो हॉटस्पॉट्स आते हैं, इनके अंदर बायोस्फीयर्स रिजर्व्स आती हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें जो सबसे बड़ा एरिया, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में। नेशनल पार्क उनसे छोटा है, 90 है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो और छोटी हैं। तो इंडिया में टोटल 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। समरी में 450 लिखा हुआ। हॉट स्पॉट्स की बात करें तो पहले 25 थे और 9 ऐड हुआ है, यानी कि टोटल 34 हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स का मतलब ऐसे एरियाज है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई है, एकदम रिच है, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म है, यानी कि कुछ स्पीसीज है जो सिर्फ यहीं मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती। एरिया 2% से भी कम है, लेकिन अगर हम इन्हें इस 2% एरिया को भी सेव कर लिया तो हम मास ऑफ एक्सटिंक्शन को 30% से भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट्स आते हैं। पहला एक इंडो बर्मन, देन हिमालयस, देन नीचे पूरा श्रीलंका वाला एरिया। तो ये सारे एरियाज आते हैं इंडिया के 3 हॉटस्पॉट्स में। बायो रिजर्व्स में 3 रीजन्स हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। एक कोर एरिया होता है जहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। एक बफर जोन होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री या फिर रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे ह्यूमंस वगैरह को सेटलमेंट्स भी अलाउ होता है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व ख़त्म हो जाता है। अब आइए बात करते हैं हम सैक्रेड ग्रोव्स की, जैसे कि खासिन जैंतिया हिल्स इन मेघालय। वो कुछ प्लांट स्पीसीज जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, वो सिर्फ वहीं मिलती है, उनको सेव करके रखती है। वो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण वहाँ पे बचे हुए हैं। देन है अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश में चंदा बस्ता एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, और वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सरगुजा।
ये सारे सेक्रेट ग्रुप्स हैं। तो यार अभी मैंने 3 हॉटस्पॉट्स बताया, इंडो बर्मा, हिमालय, और उसके साथ एक और चीज़ याद रखना, वो है वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका के साथ। इसके बाद हम आते हैं एक्स2 कंजर्वेशन, यानी कि जो थ्रेटेंड स्पीसीज है खतरे में, उनको उनके घर से उठा के किसी सेफ जगह पे, आर्टिफिशियल जगह पे रखा जाता है। इनके अंदर सबसे शुरू आता है जूलॉजिकल पार्क्स, यानी जू आता है, बोटानिकल गार्डन्स आते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज आती है। ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्स2 है, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है, एंड वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स2 है। इसके अलावा गैमेट, सीमेन, एग, पोलन, सीड, इनको प्रिजर्व करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जहाँ पे -196 डिग्री सेल्सियस पे इनके एग्स को प्रिजर्व किया जाता है, वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में। ये सारी है एक्स2 कंजर्वेशन के एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं 2 इम्पोर्टेंट ऐसे मीटिंग्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड के लिए जो काफ़ी बेनिफिशियल है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो टोटल 2 समिट हुए हैं, एक अर्थ समिट, देन वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट 1992 में हुआ है, रियो डी जेनेरियो नाम है इसका, ब्राज़ील। और वर्ल्ड समिट 2002 यानी 10 ईयर्स बाद हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे याद कर लो, पहले अर्थ आया फिर वर्ल्ड आया, मतलब पहले अर्थ समिट देन वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट में पहले ये कहा गया था कि हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम करेंगे और जो बेनिफिट्स है बायोडाइवर्सिटी के उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करेंगे, यूज़ तो करना प्रोडक्ट्स बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ करेंगे। 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुआ उसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और प्लेज और कसम खाई थी कि 2010 तक सिग्निफिकेंट रिडक्शन करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लॉस में, एट लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल, हर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस कम करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी डेटा है वो आप कहीं पे नोट करके रख लें और याद करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में।